के नागरिक मित्रों, महिलाएं, बहनें, मेरे सामने बैठे हुए सारे बच्चे, रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है और ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो ज़रूरी बातें हैं उतनी आपके सामने कहूँ और आप सबको घर जाने की छुट्टी हो जाए। संस्कार ज्ञानपीठ, वाघाड़ी फाउंडेशन, संविधान सम्मान पदयात्रा के सारे आयोजकगण, इन सबको बहुत बधाई देता हूँ आज के इस आयोजन के लिए। मुझको बताया गया कि ये पदयात्रा जो चल रही है, संविधान सम्मान पदयात्रा, ये एक श्रृंखला में चल रही है। अभी इसके बाद भी पदयात्रा चलेगी। इसी लंबी पदयात्रा के आयोजन के लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये आसान भी नहीं है और काफ़ी योजना पूर्वक चलाने से ही ऐसी यात्राएं चल पाती हैं। उन सब बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर गीत और नाटक प्रस्तुत किए। मैं बहुत गौर से देख रहा था, बहुत अच्छी तरह, बहुत तन्मयता से वो सब चीज़ें यहाँ आई और संविधान के बारे में एक तरह की दृष्टि उसमें दिखाई दी। उन सबको बधाई देता हूँ। लेकिन दो बातें भी कह करके आगे की बात कहूँगा। जिन लोगों ने भी बच्चों के ये नाटक, ये गीत तैयार कराए, उनसे खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये फिल्मी गानों की पैरोडी पर बच्चों को सिखाना अच्छी बात नहीं। बहुत मौलिक चीज़ें सोची जा सकती हैं। फिल्मी गाने कुछ अपने उद्देश्य के लिए बनते हैं, लेकिन मौलिकता से सोचना, बच्चों को मौलिक चीज़ें सोचने का तरीका सिखाना, ये भी हमारे संवैधानिक दायित्व में एक दायित्व है। संविधान किसी की नकल से नहीं बना, तो हमारे ये सब कार्यक्रम भी किसी की नकल से क्यों बने? इस विषय पर जरा गहराई से सोचना चाहिए। हमारे बच्चे नकलची नहीं बने, मौलिक बने। दूसरी बात आयोजकों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का ये फ़ोटो बदल दीजिए। ये फ़ोटो बाबा साहब का नहीं है। बाबा साहब इससे बहुत ज़्यादा ओजस्वी दिखते थे। ये तो किसी ने एक पेंटिंग बना दी है और उसी पेंटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप अगर नेट पर बाबा साहब के फ़ोटो खोजेंगे तो आपको इससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली फ़ोटो मिलेंगे। तो लोगों का असली बाबा साहब से परिचय हो, ये भी हमारी इस यात्रा का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये दो बातें आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि आगे की पदयात्रा में हम इन दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं। थोड़ी दूर से आया हूँ मैं आप लोगों के बीच में। कल जयपुर में था, वहाँ से कुछ घूमते घामते हुए आपके यहाँ आया हूँ। दूर से आया हूँ क्योंकि दूर तक चलना है। वहाँ तक चलना है जहाँ के भारत का सपना हमारे संविधान में दर्ज किया गया है। यात्रा बहुत लंबी है, बहुत कठिन भी होगी, लेकिन वो मुल्क ही क्या, वो नौजवान ही क्या जो कठिन काम पूरे नहीं करते हैं। इसलिए भी मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये संविधान कहीं बाहर से बनकर नहीं आया है।
ये संविधान कहीं ऊपर से उतरा भी नहीं है। इस संविधान को हमने बनाया है। आप संविधान के जितने मूल्यों की चर्चा अभी कर रहे थे, वो सारे मूल्य हमने गढ़े हैं। इसीलिए भारत के संविधान का पहला वाक्य है कि हम भारत के लोग अपने लिए ये संविधान बनाकर अपने ऊपर लागू करते हैं। यानी हमने खुद के लिए संविधान तैयार किया है, वर्षों की लगातार की मेहनत से। वो सारे मूल्य तय किए जिन मूल्यों के आधार पर हम भावी भारत बनाएंगे। तो जब इन मूल्यों के बारे में हम बात करते हैं, जब हम संविधान के सम्मान की बात करते हैं, तो किताब के सम्मान की बात नहीं करते। उस किताब में जो मूल्य लिखे गए हैं, जो दिशा तय की गई है, जहां जाने का लक्ष्य बनाया गया है, उनके सम्मान की बात। क्या उनका सम्मान हमारे मन में है? ये सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। हमारे पुराण गाथाओं में, पुराण की कथाओं में समुद्र मंथन का एक प्रसंग आता है। तो आज समुद्रपुर में आकर के मुझको समुद्र मंथन की याद आ रही है। उस समुद्र मंथन में से बहुत कुछ निकला, जहर भी निकला और अमृत भी निकला। संविधान के मंथन में से जो अमृत निकल रहा है, उसको देश के करोड़ों करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेवारी उन सब लोगों की है जो इस संविधान सम्मान यात्रा से किसी भी कारण से कहीं भी जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेवारी और इसकी गंभीरता दोनों हमको समझनी चाहिए। एक तस्वीर भारत की बनी जो महात्मा गांधी की इच्छा और महात्मा गांधी की कोशिशों से हमारे सामने आई। कैसा भारत बने? सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से आज़ाद भारत नहीं बने, आज़ाद भारत हो और उसमें आज़ाद नागरिक हों, और वो सभी नागरिक आज़ाद हों जो भारत में रहते हैं। न धर्म का, न भाषा का, न लिंग का, न क्षेत्र का, किसी का भेद नहीं हो, और सब समानता के आधार पर आज़ादी का अनुभव करें। ऐसा एक सपना महात्मा गांधी ने हमारे सामने रखा, और उस सपने में संविधान का रंग बाबा साहब ने भरा। ये साझेदारी है बाबा साहब की और गांधी की, जिसको हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। सपनों में साझेदारी, लूट में साझेदारी चोरों की होती है, सत्ता में साझेदारी राजनीतिक दलों की होती है, नफरत में साझेदारी क्रूर और कठोर लोगों की होती है, सपनों में साझेदारी क्रांतिकारियों की होती है। तो बाबा साहब और गांधी के बीच की जो साझेदारी है, वो समाज परिवर्तन की क्रांति की साझेदारी। इस साझेदारी को समझना और इस साझेदारी को आगे बढ़ाना, ये उन सब का दायित्व है जो संविधान का नाम लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, संविधान किताब नहीं है, संविधान मूल्य है। जिन मूल्यों को उस संविधान की किताब में लिखा गया, लिखा किसने? भारत की जनता ने, सालों की मेहनत से लिखा। संविधान सभा थी, आपको याद करा दूं इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात। एक संविधान सभा बनी, और उस संविधान सभा ने 2 साल से ज़्यादा लगातार मेहनत करके
इस संविधान को तैयार किया, इसकी एक एक धाराएं तैयार की, इसके एक एक उद्देश्य बनाए, उन सारे मूल्यों को तय किया जिन मूल्यों की चर्चा आज हम करते हैं। बहुत मतभेद भी हुए, बहुत बहसें हुई, लेकिन उन सब के बीच में से एक सपनों की साझेदारी बाहर निकल कर आई, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। मैं कहता हूं कि एकता की भाषा में लिखी गीता हमारा संविधान है। इस एकता की भाषा को जो नहीं समझता है, इस एकता की भाषा को जो नहीं बोलता है, इस एकता की भाषा का जो सम्मान नहीं करता है, वो संविधान विरोधी, वो लोकतंत्र विरोधी। और इस नज़र से जब हम अपने हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करते हैं, आज के भारत को देखने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि कुछ हवा बदल रही है, लगता है माहौल में कुछ दूसरे तरह की गंध भी फैल रही है, जिसका संविधान के साथ तालमेल नहीं है, जो संविधान की आत्मा के खिलाफ जा रही है। अगर हम धर्म के आधार पर समाज को पहचानने की कोशिश करते हैं, अगर हम भाषा के आधार पर समाज को पहचानने की कोशिश करते हैं, अगर हम जाति के आधार पर समाज को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हम संविधान के साथ न्याय नहीं करते। नफरत का एक माहौल देश में बन रहा है, और ये पहली बार नहीं है कि नफरत का माहौल देश में बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको याद कराऊं तो जब संविधान बन रहा था, उस समय देश में क्या माहौल था? ये इतिहास हम लोगों को याद करना चाहिए, ये इतिहास हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और इतिहास हमको समझना चाहिए कि एक तरफ संविधान बन रहा था और दूसरी तरफ देश में एक ऐसा नफरत का माहौल बना हुआ था, जैसा माहौल दुनिया ने इससे पहले कभी देखा नहीं। दुनिया ने युद्ध देखे थे, दो विश्व युद्ध देखे थे, 2 वर्ल्ड वॉर से गुजरकर हमारी आज़ादी हम तक पहुंची है। नफरत नहीं देखी। युद्ध में मरना और युद्ध में मारना एक अलग चीज है, और नफरत में एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे से दूरी बनाना, एक दूसरे से दुश्मनी निभाना, ये बिल्कुल एक अलग चीज। युद्ध में और नफरत में फर्क है। हम लोग युद्ध से नहीं गुजरे, नफरत से गुजरे, और उस नफरत का विस्फोट किसी एटम बम से भी ज्यादा जहरीला हुआ। उतने बड़े पैमाने पर युद्ध से बाहर मनुष्यों की मौत, आदमियों की मौत दुनिया के इतिहास में कहीं दिखी नहीं। युद्ध नहीं हुआ लेकिन लाखों लोग मरे, गिन नहीं सके इतने लोग मरे। वो दौर हम लोगों ने देखा है अपने संविधान बनने के दौर में, जब लाशों को कोई गिनता नहीं था, सिर्फ गिनते थे कितनी गाड़ियां उधर से लाशों से भरी हुई ट्रेनें आई और कितनी लाशों से भरी हुई ट्रेनें वहां से गई। इससे ज्यादा गिनने का अवकाश नहीं। उस दौर में हमने एक संविधान बनाया। दुनिया ने आबादी की अदला बदली जैसी कभी देखी नहीं। ऐसे लाखों लोग उधर से इधर आए और लाखों लोग इधर से उधर गए। उस दौर में हमने अपना संविधान लिखा। तो हमारे संविधान के सामने चुनौती एक थी कि ये जो हो रहा है इसको रोका कैसे जाए, ये नफरत कैसे रोकी जाए, आबादी की अदला बदली कैसे थमे, जो जहां आ गया है वहां वो सम्मान के साथ कैसे रहे, इस देश के भौगोलिक दायरे के भीतर रहने वाले हर आदमी का सम्मान सुरक्षित कैसे हो।
उसके अधिकार सुरक्षित कैसे हों, ये चुनौती संविधान के सामने थी, जिसके लिए संविधान ने विधान बनाया और ये पूरी तबाही हम रोक पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, वो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इस संविधान सभा में जो बहसें हो रही थी, जो सहमतियां तैयार की जा रही थी, उन सब को लिख लेना, कागज पर उतार लेना और फिर उस सारे सहमतियों को एक वैधानिक कानूनी भाषा में दर्ज करना। ये काम संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब। तो आप इस साझेदारी को समझिए कि कैसे ये संभव हुआ होगा कि देश के इतने सारे लोग, इतनी अलग अलग भाषाओं और मान्यताओं के लोग, दक्षिण से पश्चिम, पूरब से उत्तर, सारे भारत के प्रतिनिधि बैठकर अपने देश के संविधान को बनाने के लिए बहस कर रहे हैं और उसमें से सहमतियां बनाकर उसको दर्ज करना और उसको दर्ज करके कागज पर उतारना और फिर उसको एक कानूनी भाषा देना, जिस भाषा के आधार पर देश को आगे चलना है। ये कितना मुश्किल और बड़ा काम है। कई बार मैं सोचता हूँ कि एक आदमी के बस के बाहर का काम जिसको बाबा साहब ने अंजाम दिया। तो देश कैसे चलता है? देश दोस्तों उसी भावना से चलता है जिस भावना से घर चलता है। हम सब के अपने अपने घरों में अलग अलग पसंदगी के लोग हैं। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा नहीं लगता है, कोई ये पसंद करता है, कोई वो पसंद करता है। और घर की जो माँ होती है वो घर के सब लोगों के सहमति वाली चीज़ों को बना करके घर को आगे चलाती है। घर में किसी एक की चलती नहीं, सबकी सहमति चलती है, जिसका आधार घर की माँ होती है। देश में भी किसी एक की नहीं चलती है, नहीं चलनी चाहिए। देश में एक सहमति के आधार पर देश को चलाना चाहिए और वो सहमति की जो माँ है उसका नाम संविधान है। इसलिए संविधान ने देश में दूसरा कोई भेद नहीं माना। संविधान ने देश में देशवासियों के बीच किसी तरह का फर्क नहीं माना। सबके लिए एक तरह का विधान बनाया, सबके लिए एक ही कसौटी तैयार की, जिसके आधार पर मुल्क को आगे चलना है। अगर इस अनोखे देश को, जिसका अनोखापन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, मैं आपसे सच कहूं तो अगर मुझको गर्व होता है कि अभी, तो सिर्फ इस देश के चरित्र को सोच करके गर्व होता है कि मैं कैसे देश में रहता हूं। हम लोग अपने देश की गरीबी के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं। हम लोग अपने देश में शिक्षा के कम प्रसार के बारे में बड़ी चिंता करते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों से तुलना करके हम अपने यहाँ की प्रगति के बारे में बहुत अफसोस प्रकट करते हैं। लेकिन एक दूसरी नज़र भी है देश को देखने की, एक दूसरी खिड़की भी है जिससे आप अपने देश को देख सकते हैं। ये दुनिया का अकेला देश है जिसमें इतने तरह के धर्म एक साथ रहते हैं। आप अगर यूरोप की तरफ देखें तो पूरा का पूरा यूरोप मोटे तौर पर क्रिश्चियनिटी का देश है, ईसाइयत का देश है, ईसाई धर्म को मानने वाले देशों का देश है। इस्लाम की तरफ, अरब देशों की तरफ देखें तो ज़्यादातर मुल्क हैं जो इस्लाम में विश्वास करते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और पश्चिम का एक समाजशास्त्री कहता है
कि किसी एक देश को एक करने के लिए एक धर्म की जरूरत है, तभी तो देश एक रहेगा। तब हम उससे कहते हैं कि जरा हमारे देश को देखो, जिस देश की धरती पर दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जिसको मानने वाला दो एक आदमी भारत के किसी एक कोने में नहीं रहता। बड़े बड़े धर्मों के तो नाम हम लेते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम वगैरह वगैरह, लेकिन इतने ही नहीं है, और भी छोटे छोटे धर्म हैं, और भी पूजा पद्धतियाँ हैं जिसको मानने वाला कोई न कोई भारत की धरती पर रहता है, हजारों सालों से रहता है, और हजारों सालों से हम एक ही देश बने हैं। तुम्हारे पश्चिम का समाजशास्त्र पीछे छूट गया है, भारत से नया समाजशास्त्र सीखो। धर्मों का परस्परावलंबन, धर्मों का एक दूसरे को ले देकर साथ में जीना अगर सीखना हो तो हमसे सीखो। मुझको गर्व होता है इस बात। पश्चिम का आदमी कहता है, पश्चिम का सोशलॉजिस्ट कहता है कि एक देश हो तो एक भाषा होनी चाहिए। हम कहते हैं हमसे भी जरा परिचय करो, हम भी एक ही देश हैं और 14 भाषाएं संविधान में मान्य की हुई हैं, और दूसरी भाषाएं भी बाहर खड़ी हैं लाइन में, हमको भी मान्यता मिलनी चाहिए, और ज़रूर मिलनी चाहिए हमको भी, क्योंकि हिंदुस्तान कई जुबानों में बोलता है, यही तो सुंदरता है। और फिर भी हम एक ही हैं। इस सोशल इंजीनियरिंग को समझने में अभी सालों लगेंगे पश्चिम को। कितनी विविधता है हमारे देश में, भाषा की विविधता, पर्व त्योहारों की विविधता, खान पान की विविधता, पोशाक की विविधता। मैं तो अपने साथियों से बराबर कहता हूँ कि एक बार ऐसी एक गाड़ी में बैठो जो पठानकोट से खुलती है और केरल जाती है, देश की सबसे लंबी ट्रेन है। सिर्फ उस ट्रेन में बैठकर उसकी खिड़की से अपने देश को देखने की कोशिश करो, तुमको लगेगा कि भिन्नता की एक पूरी यात्रा कर जाओ। हर दूसरे स्टेशन पर स्वाद बदल जाता है, हर चौथे स्टेशन पर भाषा बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में तुमको खिड़की से दिखने वाले नज़ारे बदल जाते हैं। रेगिस्तान से लेकर नखलिस्तान तक सब कुछ तुम अपनी खिड़की से देख सकते हो। ये हिंदुस्तान है, ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं। इतनी विभिन्नताओं को संभालकर एक बनाने की प्रयोगशाला दुनिया में कहीं बनी नहीं। जैसे भगवान ने इस देश को ऐसे ही प्रयोग के लिए चुना है। इस प्रयोग को, इस देश को गर्व से देखने में जिन लोगों को दिक्कत होती है, इसकी विविधता जिन लोगों को बोझ मालूम देती है, ऐसे लोग देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग देश की छोटी छोटी पहचानों को उभारने की कोशिश करते हैं। ऐसी छोटी छोटी पहचानों को अगर संविधान ने उभारा होता तो ये संविधान बना ही नहीं। संविधान सभा की बहसें अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सभी लोग, सभी वयस्कों को मताधिकार हो, इस मुद्दे पर कम से कम 5 दिन बहस हुई, और बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अनपढ़, नासमझ, बेवकूफ, गंवार लोगों को मताधिकार देने से खतरा पैदा हो जाए। लेकिन देश ने देखा था कि यही अनपढ़, गंवार, नासमझ लोगों की फौज ने साम्राज्यवाद को हराया। इसी फौज ने देश की जेलें भर दी थी कि अंग्रेजों घुटने पर आ गए। जिस देश की लड़ाई में इन सिपाहियों की भूमिका थी, उस देश को बनाने में इन सिपाहियों की भूमिका नहीं होगी, ये कौन सा विधानसभा में करने की हिम्मत करता है। इसलिए हमको आज़ादी के साथ ही मताधिकार भी मिला, और मताधिकार भी अलग अलग नहीं मिला, पुरुष और महिलाओं को एक साथ।
यूरोप का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 100 साल की लड़ाई का इतिहास है महिलाओं को बराबरी से मताधिकार मिलने का। खून हुए हैं, युद्ध हुए हैं इस बात को लेकर, तब जाकर के महिलाओं को पुरुषों के बराबर मताधिकार मिला है। हमने तो पहले दिन से ही दोनों को बराबर का मताधिकार दिया, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई दोनों की ताकत से लड़ी गई। गांधी की पूरी व्यूह रचना ही ऐसी थी, जिस व्यूह रचना में कोई बाहर छूटता ही नहीं। तो जो लड़ाई सबकी ताकत से लड़ी गई, वो लड़ाई से बना हुआ मुल्क भी सबका होना चाहिए। इस बात पर किसी को एतराज उठाने की जगह नहीं है। इसलिए संविधान के जितने मूल्यों की चर्चा हम लोग करते हैं, वो सारे मूल्य जिए हैं हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में। हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लोग आज, जिनको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, वो लोग, हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग, हमारे समाज के अशिक्षित लोग, कोई भी नहीं था जो आज़ादी की फौज में शामिल नहीं था। उन सब का खून इस ज़मीन पर है, उन सब का पसीना इस ज़मीन में दर्ज है। इसलिए हिंदुस्तान, और इसलिए इस हिंदुस्तान को बचा कर रखना, इसी स्वरूप में बचा कर रखना संविधान की प्रतिज्ञा है। इसलिए वो कहता है कि हम भारत के लोग अपने लिए अपना संविधान बनाकर अपने ऊपर खुद लागू करते हैं। किसी दूसरे ने लागू नहीं किया, किसी दूसरे के आदेश से यह संविधान हमने स्वीकार नहीं किया। इतनी बड़ी विरासत है। इसके धाराओं में परिवर्तन होते हैं। अब तक सैकड़ों की संख्या में धाराएं बदली हैं, लेकिन संविधान की आत्मा में परिवर्तन नहीं हो सके। हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसके बारे में कि संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं उसको कोई सरकार और कोई लोकसभा बदल नहीं सकती है, चाहे उसकी कितना भी बड़ा बहुमत हो उसके पास। यानी संविधान के जो मूल्य हैं ये शाश्वत हैं। इन मूल्यों का फैलाव करना, इन मूल्यों को आगे बढ़ाना, इसको जन सुलभ करना, लोगों तक पहुंचाना, जिसमें अभी हम बहुत पीछे रह गए, वो सब इस संविधान के द्वारा किया हुआ देश को वादा है। तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, आप लोगों के मन में भी एक सवाल उठना चाहिए कि इन मूल्यों में जिनका विश्वास नहीं है, इन मूल्यों के खिलाफ जिनकी मान्यताएं हैं, जो समानता को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं, जो विश्वासों के टुकड़े करके लागू करना चाहते हैं, वो लोग अगर देश के शासन में आकर बैठ जाएं तो क्या संविधान की आत्मा को बचा कर रख पाएंगे? क्योंकि हमारी आज़ादी की लड़ाई से भी बहुत सारे लोग अलग रहे। जो लोग आज़ादी की लड़ाई से अलग रहे, उनको आज़ादी की सुगंध का पता ही कैसे चलेगा? इसलिए संविधान भी और हम लोग भी, भारत के लोग भी उस जगह पर आकर हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों के हाथ में सत्ता पहुँच जाती है जो संविधान के बुनियादी मूल्यों में विश्वास नहीं करते। और ऐसे लोग हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो आज जो नफरत का माहौल बन रहा है वो क्यों बनता है? कमियां पहले भी थी, लेकिन कमियों को दूर करने की आज़ादी भी थी। मेरे परिचय में प्रशांत बता रहे थे, मैं लिखता पढ़ता हूँ, पत्रकार हूँ, लेखक हूँ। मैं महसूस करता हूँ आज कि मेरे लिखने पर बहुत सारी पाबंदियां आ गई हैं, जिसको अगर मैं स्वीकार नहीं करूं तो उसकी कीमत मुझको अदा करनी पड़ेगी। लोग अदा कर रहे हैं। आपको इस बात का अंदाज होना चाहिए कि भारत की जेलों में आज जितने लेखक और पत्रकार बंद हैं, इतने पहले कभी नहीं। क्यों? असहमति देशद्रोह कब से बन गई? अंग्रेजों से असहमत हुए थे, इसलिए तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी की लड़ाई असहमति में से पैदा हुई। हमारे संविधान सभा की सारी बहसें असहमति के दौर से गुजरी हैं और फिर हम एक सहमति की बिंदु पर पहुंचे हैं।
तो संविधान बनाया है। वो असहमति अपराध हो गई। ये कहना अपराध हो गया कि गलत है ये बात। अगर हमारी बात गलत है तो हमको समझाना पड़ेगा। यही तो डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र इसी का नाम है। जो असहमतियों के बीच में से सहमति की तलाश करे उसको लोकतंत्र है। तो अब लोकतंत्र भी आपके लिए भारी पड़ रहा है। आप एक ऐसे मुल्क की कल्पना कर रहे हो जिसमें एक ही आदमी बोलता है, बाकियों का काम सिर्फ सुनना है। ऐसा लोकतंत्र, ऐसा देश आपको कबूल है? मुझको तो नहीं, 1000 बार नहीं। इसलिए इससे पहले भी जिन लोगों ने एक दूसरे तरह के मुल्क की कल्पना करने की कोशिश की थी, उनकी जेल काटी है, उनकी लाठियां कहीं हैं, लेकिन उनको हटाया है। क्योंकि ये हमको कबूल नहीं है कि जैसे भारत की कल्पना से हमने यात्रा शुरू की थी आज़ादी की, उस यात्रा का रास्ता कोई बदल दे, ये हम नहीं करेंगे। यही संविधान के प्रति निष्ठा है। ये दल का मामला नहीं, दर्शन का। दल बहुत सारे होंगे, होने चाहिए, उनके बीच में स्पर्धा भी होनी चाहिए। उन सबको इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात जनता के बीच में ले जाएं और उसको जनता के द्वारा स्वीकृत कराएं। यही लोकतंत्र होता है। लेकिन ये आज़ादी किसी को नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को अपने विचार के प्रचार की, अपने विचार जनता तक ले जाने की आज़ादी न दी जाए। आज़ादी सेलेक्टिव नहीं होती। जैसे हमारी सांसें सेलेक्टिव नहीं हैं, हम ये चुनते नहीं हैं कि कौन सी सांस लेंगे और कौन सी सांस नहीं लेंगे। सांसों का एक सिलसिला है। आज़ादी का दोस्तों सिलसिला होता है, उसको आप चुन और काट नहीं सकते। तो ये जो संविधान सम्मान यात्रा निकल रही है, वो इस भाव को अगर प्रचारित कर सकती है देश के लोगों के बीच में, समुद्रपुर से लेकर दूसरे समुद्रों तक पहुंचा सकती हो कि ऐसी बटी हुई और टूटी हुई और किसी दूसरे के द्वारा अनुमोदित की हुई आज़ादी आज़ादी नहीं। वो आज़ादी होती अगर, तो हिटलर के जर्मनी सबसे आज़ाद देश होता। लेकिन आज हिटलर की जर्मनी के देश के लोग अपने इतिहास के उस हिस्से पर शर्माते हैं। तो क्या हम लोग भी अपने लिए शर्म का एक इतिहास गढ़ना चाहते हैं? नहीं, गर्व का दायरा बढ़ाना है, गर्व का पन्ना बढ़ाना है। तो जैसे एक पन्ना हमने 1974-75 में लिखा, उस समय की भटकती हुई सत्ता को हटाया और दूसरे को रास्ते पर लाया। यही लोकतंत्र की करेक्टिव मशीनरी है। खुद को